हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम किरण पब्लिकेशन का बिहार सीसी के लिए सेट नंबर 1 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल आपका 30 सेट, कितने सेट है टोटल 30 सेट है, जिसमें में से हम 75 क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करें। इसमें क्या रहेगा, 50 आपका जीएस रहेगा, 25 आपका क्या रहेगा, साइंस रहेगा। ठीक है, बाकी 75 क्वेश्चन बचा आप लोग खुद से कीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, मैथ और रीजनिंग खुद से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और साथ साथ ये बोलना चाहते हैं कि इस चैनल पे रात को 8 बजे डेली आपको साइंस का टेस्ट कराया जा रहा है। अभी 4 सेट हो चुका है, अगर नहीं देखें तो प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो डेली इस चैनल पे 2 सेट, एक सुबह को 7 बजे और एक रात को 8 बजे आपको डेली 2 सेट आपको इस चैनल पे अवेलेबल अभी हो रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और सेशन को लाइक जरूर करते चलिए। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी के समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है, ब्लैक होल मृत हुए लोगों की स्मृति 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आगे देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है कि हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्रोत्सर्ग करने की ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक मानते हैं। स्टेटमेंट गलती, यानी दोनों गलत हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 है। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसकी पूजा स्थल, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये यहूदी का धर्मावलंबियों का, याद रखिए यहूदी का ये पूजा स्थल, याद रखिए सिनेगॉग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद और बिक्री इसका राइट आंसर हो जाए, यानी 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। पश्चिम बंगाल का अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है। केसरीनाथ त्रिपाठी, यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो ममता बनर्जी है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। आपसे छत्तीसगढ़ में पूछा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये भिलाई में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये भिलाई में स्थित। साथ साथ ये भी याद रखिएगा, ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र, ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है, BASE सेंसेक कितने स्टॉक पर आधारित है, कितने स्टॉक पे आधारित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी 30 स्टॉक पे आधारित, याद है 30 स्टॉक पे आधारित है। ठीक है, अगर हम मुंबई शेयर बाजार की बात करें तो मुंबई शेयर बाजार की 1986 में सेंसेक की रचना की गई थी। कब किया गया था, तो 1986 में इसकी सेंसेक की रचना की गई थी, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी 1960, यानी किस अनुच्छेद में, तो 1960 के अनुच्छेद में किया गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की, याद रखिएगा नियंत्रक बोर्ड की स्थापना। आइए पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 के अंतर्गत नियंत्रक बोर्ड की स्थापना किया गया, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जन्म तिथि जो है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है रिफ्ट घाटी में भारत का कौन सी नदी बहती है। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी, अगर थोड़ा सा देखा इंडिया का मैप होगा तो रिफ्ट जो खंबात की खानी यानी अरब सागर में जो गिरती है वो जनरली क्या होता है, रिफ्ट घाटी बनाती है। तो देखिए कि अरब सागर में कौन कौन गिरती है, देखिए कावेरी, सोन, ये केनियर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक बचा है, यहाँ पर तापी जो है ये जो आपको क्या यहाँ गिरती है, ये अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में अरब सागर में क्या होती है, गिरती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाए। इसके अलावा और भी नदियां हैं जो आपको याद, जैसे नर्मदा हो गया, नर्मदा हो गया, माही हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा से तबियत, माही एक ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, अगर कर्क रेखा तो इसको 2 बार क्या करती है, कट कर देती है। याद रखिए माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटते, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। संविधान में कहीं नहीं, यानी संविधान में इसका कहीं नहीं इसका प्रयोग किया गया, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा देश जो है ओपेक का सदस्य नहीं, ओपेक का जो है ये सदस्य नहीं है। तो ओपेक का पूरा नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा कि कौन जो ओपेक का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है ये ओपेक का सदस्य नहीं है। बाकी अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया, इसके अलावा क्या होता है सऊदी अरब भी है, संयुक्त राज्य अमीरात भी है और वेनेजुएला भी है, ठीक है। और इसका मुख्यालय पूछा तो इसका मुख्यालय क्या तो विनेवा में है, वियना, याद रखिए वियना में इसका मुख्यालय है, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहिता कौन होता है, ठीक है। तो आपको बताना 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी फर्म इसका राइट आंसर हो, याद रखिए फर्म इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। तो 14 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो आपका सही सुमेलित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का क्या है, नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी क्यों पड़ा, तो याद रखिएगा विजयवाड़ा के निकट एक स्थित कुचेलपुरम नामक गांव के ऊपर पड़ा, ठीक है, याद रखिएगा कुचिपुड़ी, ठीक है। ये ब्राह्मणों के द्वारा मनाया जाता है, इसमें केवल पुरुष ही मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होता है। तो याद रखिए 2 वर्षों के लिए, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे। देखिए खिलजी वंश से पहले की बात किया जा रहा है, तो यहाँ देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो गुलाम वंश तो पहले होगा, गुलाम होगा लेकिन लोदी नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सैयद अल लोदी ये भी नहीं होगा, फिर गुलाम उसके बाद तुगलक है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ डाउट है, ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही सही नहीं हो रहा, पूरा का पूरा ये गलत ही हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो सिर्फ एक ही तो है गुलाम वंश जो क्या था खिलजी वंश से पहले था, बाकी तो सब उसके बाद का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए, ये ग्वालियर में कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहता है। आप लोग को पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, तो लघु संविधान कहा जाता है। और ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी मिनी संविधान इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये कब हुआ था संशोधन, तो 1976
76 डेट भी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो याद रखिए 92वां संविधान संशोधन। अरे कब हुआ था? तो 1985 में। याद है 92वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? तो 1985 में। और ये 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दल और बदल से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फिर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का था भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यानी चौथी अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। अगर हम वही छठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें राज्य आ जाता है कौन कौन सा? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें शपथ से रिलेटेड, सिंपल से याद रखिएगा, शपथ से रिलेटेड इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता? तो किसने कहा था? इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी केटी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए केटी शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज के विरुद्ध 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए, टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो। याद है टीपू सुल्तान जो है इसका राइट आंसर हो। अगर टीपू सुल्तान की यहाँ बात हो रहा था, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पराजित हुआ और मारा गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो इसका राइट आंसर आपका संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब रहा सवाल कि पंडित शिव कुमार शर्मा कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो याद है वो जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक है और उन्हें एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य बनाने का श्रेय भी दिया गया था। उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1986 में प्रदान किया गया था। उसके बाद पद्म श्री जो है 1991 में दिया गया। अगर वही बात करते पद्म विभूषण की बात करते तो 2001 में इनको सम्मानित किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो 25 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इंदिरा आवास योजना। याद रखिए इंदिरा आवास योजना। ठीक है, अरे कब हुआ था? याद रखिए इंदिरा आवास योजना मई 1985 में जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में शुरू हुई थी। अभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? एयरफोर्स का पूछा तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है पूरे राष्ट्रीय गान को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर आपका 52 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन अगर शॉर्ट में गाया जाता है तो उसको 20 सेकेंड का समय लगता है। कितने सेकेंड का? तो 20 सेकेंड का। तो 20 सेकेंड में किया गया था तो इसका प्रथम और अंतिम पंक्तियों को ही लिया जाता है। ठीक है, और इसको 20 सेकेंड में गाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर, सबसे कम दूरी पर कब होता है? आपसे डेट पूछा जा रहा है तो याद रखिए 3 जनवरी को जो है पृथ्वी जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। और इस प्रक्रिया को इसको हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं या पेरीहेलियन कहा जाता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होता है तो इस स्थिति को उपसौर यानी पेरीहेलियन बोला जाता है। याद रखिएगा। अगर वही पूछा जाता कि सूर्य जो है किस डेट को सबसे दूर होता है तो भी याद रखिएगा वो होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? इसको पेरिहेलियन बोला जाता है, अपसौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपसौर बोला जाता है। ये दोनों डेट याद रखिएगा
3 जनवरी को सूर्य सबसे पृथ्वी के पास होता है और 4 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे दूर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किया गया था। और कब किया गया था, तो 1921 में सबसे पहले किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था 1922 में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में हुआ था। अगर वही हम बात करते हैं लोथल की अगर बात करते तो हुआ था 1954 में। अगर हम कालीबंगा की अगर बात करते तो हुआ था 1953 में। तो ये सब डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि बिहार में मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाए, ईशान को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, वेगुएला जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा, याद रखिएगा। ठंडी जलधारा जो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, याद रखिए अटलांटिक महासागर की ये ठंडी जलधारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि हर वल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, यहाँ पर विचार करना। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ आपका पहला और दूसरा आपको क्या होगा, सही होगा। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है और 130 वर्ष तक इसे सफल आयोजन के बाद पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया। यानी पहला और दूसरा आपका सही है। तो किस ऑप्शन में पहला और दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ आपका 2 इज राइट आंसर हो जाए, यानी 1 और 2 आपका क्या है, उपयुक्त में से सही कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि चक्रवात की क्या पहचान है। पूछा जाए कि चक्रवात की क्या पहचान है। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, विनाशकारी हवा और वर्षा होती है। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कहाँ की थी, अभी याद रखिए। तो ये रूस की है। कहाँ की है, तो रूस की। और कब गई थी, तो 1963 में। ठीक है, और कितने दिन तक अंतरिक्ष में रही, तो भी याद रखिए। तो 3 दिन तक अंतरिक्ष में रही, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आपको 2 चीज याद है, पहला किस देश की, रूस का। कब गई थी, 1963 में। कौन गई थी, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। तो 35 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी सासाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेर शाह सूरी के पिता की बात है तो शेर शाह सूरी का भी मकबरा कहाँ है, तो उसका भी सासाराम है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यूनतम में अगर हम बात करते हैं तो 25 होना चाहिए, जो लोकसभा का सदस्य के लिए है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 30 साल होना चाहिए। ताकि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 साल, यानी राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 1885 में। याद रखिए 1885 में हुआ था। और कौन किया था, तो याद ए हो ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। उसमें कितने सदस्य थे, तो 72 सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। याद रखिए अफ्रीका महादेश में पड़ता है सहारा रेगिस्तान। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात किया जाती है 94 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। याद है 94 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए गुजरात, केरल और तमिलनाडु जो ये समुद्र के तट पे यानी किनार पे। ठीक है, लेकिन हरियाणा जो समुद्र के तट पे नहीं, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 39 का
ए हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य जो समुद्र से सबसे सटा हुआ, सबसे ज्यादा तटीय सीमा उसका है, तो याद रखिए गुजरात का। सबसे कम पूछेगा तो गोवा आता है, गोवा का। किसका? गोवा का। आपसे भी क्वेश्चन बनता है कि कुल कितने राज्य हैं जो तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं, तो टोटल कितने? 9 राज्य है। याद रखिए 9 राज्य है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनरली पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसका, तो गुजरात का, सबसे कम गोवा का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है बिहार में राजमहल की पहाड़ियां पर निवास करने वाली जाति कौन सी है? तो 40 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सौरिया पहाड़ी। याद रखिए सौरिया पहाड़ियां, ठीक है, ठीक है। सौरिया पहाड़ी जनजातियां जो है राजमहल की पहाड़ी पर निवास करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति इसकी राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है किस राज्य की भूमि सबसे कम है? आपसे पूछा जा रहा है इसमें किस राज्य की भूमि जो है सबसे कम है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गोवा की भूमि। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भी याद रखिए राजस्थान है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे लंबी? देखिए अभी आपसे पूछ ही दिया, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो, यानी गुजरात की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। अगर उसके बाद क्या है तो आंध्र प्रदेश का होता है। दूसरे नंबर, पहला नंबर पर क्या हो गया आपका? गुजरात हो गया। दूसरे नंबर पर क्या होगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि राजा राम मोहन रॉय किसके संस्थापक थे? 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से किसके संस्थापक थे ये आपसे पूछा जा रहा था। यहाँ पे याद रखिए राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में। देखिए ब्रह्मा समाज के पहले इसके ब्रह्मा सभा कहा जाता है, बाद में क्या हो गया? ब्रह्मा समाज के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, यानी 1928 में इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग यानी एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 20% के आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगर वही हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं को 50% के आरक्षण की बात की, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है भारत की पहली विद्युत रेल जिसको डेक्कन क्वीन कहा था किनके बीच चलाई गई थी? तो 46 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मुंबई से पुणे तक इसको चलाया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। और ये कब चलाई गई थी ते भी याद रखिएगा, 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में चलाया गया था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, संपत्ति कर जो होता है ये आपका क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर हो, यानी डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? यह आपसे पूछा जा रहा है किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका बीडी सावरकर, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए 3 आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? सती प्रथा जो है कब समाप्त किया गया था? तो राजा राम मोहन की राय के द्वारा और विलियम वेटिंग के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। और कब किया था? तो 1929 में। याद रखिए 1929 में, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जाता है। 50 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? घट जाता है। याद रखिए क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि वाहन चालक हेतु पाश्चर्य दृश्य यानी पीछे की तरफ देखने के लिए दर्पण होता है, तो यानी साइड मिरर के रूप में पूछा जाए कि किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर थ्री यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। ठीक है, इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है, बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी बीटी बीज कपास के लिए विकसित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है, तो 54 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आतपोत भी इसका राइट आंसर हो, यानी 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि प्याज एक गांठ यानी इसको बल्ब कहा जाता है का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित होता है किसमें, तो याद रखिए प्याज एक तरह क्या होता है, तना होता है। याद रखिए क्या है, जैसे आलू भी क्या है, तना है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, तो उसकी धारा को पता लगाया जाता है कि उससे करंट पास कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसका डायरेक्शन पता लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि धातु के एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद यानी होल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे धातु काट उसके क्षेत्र में होल बना दिया। ठीक है ना, उसके बाद उसे कहता है कि गर्म किया जाता है, तो पूछा है कि जब गर्म करें तो जो छेद यानी जो होल किया गया क्या होगा, उसका आकार बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर और टिन से बनी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी कांस। यानी कॉपर क्या होता है, कॉपर प्लस एसन होता है टिन। अगर पीतल की बात करते तो पीतल में क्या होता, तो कॉपर प्लस क्या होता है, जेडन यानी जिंक हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कि वह धातु पहचानिए जो विराविसी प्रकार की है, तो 59 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी स्वर्ण हो जाए, जिसको गोल्ड कहा जाता है, जिसका संकेत क्या होता है, AU होता है, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, साइंस प्रैक्टिस जो रात में आप लोग को डेली मिलता है 8 बजे, इससे बहुत तरह लाइट से इस तरह क्वेश्चन हम किया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है, क्या कहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण का, और उसके बाद दे रहा है क्रांति कोण। ठीक है ना, तो इस डैश में क्या होगा, देखिए आपतन कोण का मान, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का जो मान होना चाहिए परावर्तन कोण यानी क्रांति कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी अधिक होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है, दूसरा कंडीशन क्या है कि लाइट जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कि ऑप्शन किस ऑप्शन में दे रखा है, अधिक या ज्यादा जो भी हो, तो यहाँ पर देखा या तो ऑप्शन 2 में दे रखा है अधिक। याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान जो होता है क्रांति कोण से क्या होता है, अधिक होता है, और दूसरा होता है कि सघन से विरल में लाइट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है कि धूम कोहरा में यानी स्मोक कहा जाता है में मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाले एक शक्तिशाली द्रव्य हो, तो उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, प्रॉक्सिस एसिटिल नाइट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि समांतर साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, कौन सा क्षारक पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया। याद है सोडियम हाइड्रोक्साइड पाए, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से एक होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास कहा जाता है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए, यानी पोटासियम सबसे अधिक होता है, उसके बाद आता है उससे थोड़ा सा कम होता है सोडियम। तो इस तरह से याद रखिएगा, अभिक्रियाशील से अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। उसके बाद आता है
कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, इसी तरह से सबका आगे घटता चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 का था, ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। इस तरह के भी क्वेश्चन हम करा चुका हूँ जो साइंस का प्रैक्टिस है, जो रात में चल रहा है अभी। तो ऊंचा उथला का मतलब ऊपर थोड़ा सा दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं अपवर्तन के कारण। राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम सिक्के की बात करें, अगर एक ग्लास है, ग्लास में अगर हम सिक्का ले लेता हूँ तो भी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसका विजन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है कि एक मानसिक धर्म चक्र के दौरान समानतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है। तो 65 का राइट आंसर आपका 3 हो जाने, सिर्फ एक होता है, याद रखिएगा, सिर्फ एक होता है। 10 से 12 साल की आयु की लड़की के अंडा से हर महीने एक विकसित डिम यानी अंडा उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है फेफड़े कहाँ उपस्थित होता है, फेफड़े जो है कहाँ पर ये स्थित होता है, ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 4 होगा ना, फुसफुस वरीय गुहा में क्या होता है, ये स्थित होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए यानी मानव शरीर की रचना में फेफड़ा जो होता है फुसफुस गुहा में पाए जाते हैं। अब फुसफुस गुहा जो है फेफड़ों की 2 फुसफुस के बीच संभावित जगह पर होती है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक फार्मूला ये होता है। पूछा जा रहा है किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है, किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है, तो ये पेट यानी स्टमक से क्या होता है, ये स्रावित होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो पेट के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अगर तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो HCl ही होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि पायसीकरण क्या होता है। पायसीकरण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, तोड़ना ही क्या कहता है, पायसीकरण कहलाता है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीएच मान। याद रखिए एंजाइम और अन्य प्रोटीन में पीएच मान की एक इष्टतम सीमा होती है और इस सीमा के बाहर वे निष्क्रिय या विकृत हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि प्रोटीन किससे पचता है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट है, ऐसे आंसर इसका दे रखा है आपका ए दे रखा है, प्रोटीएस दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बताइए क्या इसका आंसर ऐसे 3 होना चाहिए, लाइपेस होना चाहिए, लेकिन आंसर यहाँ पर 1 दे रखा। आप बताइए कमेंट्स में बताइए कि 1 होगा या 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है किसकी मौजूदगी में के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं, यानी ब्लड की बात किया जा रहा है, बॉडी के अंदर जो है ब्लड क्यों नहीं जमता, सिंपल से एक क्वेश्चन है। तो किसकी उपस्थिति का याद रखें, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण जो है शरीर के अंदर का ब्लड जमता नहीं, क्योंकि ये होता क्या, कहाँ पर होता है, जिससे ब्लड फ्लो करता है जिस रास्ते से, उसके वॉल पे यानी दीवार पे क्या, वॉल पे क्या होता है, हिपेरिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड को जमने नहीं देता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है, मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। उसको बोलते हैं मानचित्रकार या कार्टोग्राफ, उसको ग्राफर कहा जाता है। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आप लोग को पता है कि ये सेट डेली आप लोग को सुबह को 7 बजे मिलेगा, 7 AM यानी सुबह में मिलेगा, और एक सेट डेली शाम को यानी रात को 8 बजे मिलता है। ठीक है, तो याद है 2 सेट आपको डेली मिल रहा है। तो एक सुबह को 7 में 75 क्वेश्चन, जिसमें 50 क्या हो रहा है जीएस और 25 क्या रहा है इसमें साइंस हो रहा है, और जो रात को जो 8 बजे मिलता है उसमें 40 क्वेश्चन हम सिर्फ साइंस को प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी 5 सेट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है कि विषुव शब्द किसका द्योतक है, यानी विषुव क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद है कि विषुव क्या होता है, इस डेट में
पृथ्वी जो है इस डेट में क्या होता है कि जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसी को बोलते विषुव बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए किस किस डेट में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और इसी स्थिति में पूरे वर्ल्ड में दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, हम विषुव बोला जाता है। ठीक है, समझ में आई बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन आपका 74। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम सेट में जो साइंस प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसमें हो चुका है। ठीक है, कहता है कि लाल और हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर क्या होता है, यानी प्राथमिक कलर और द्वितीय कलर क्या होता है। तो लाल, हरा और ये ब्लू जो है, तीनों क्या होता है, ये इसको प्राइमरी कलर बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लाल और हरा रंग जो है मिलने से क्या बनेगा, तो पीला बनेगा। यानी रेड प्लस ग्रीन को अगर हम मिलाएंगे तो येलो बनेगा। उसी तरह से अगर हम लाल और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। और उसी तरह से नीले और हरे को मिलाएंगे तो सियान बनेगा। तो इस तरह से पीला, मैजेंटा और सियान की जो हमने बात किया, ये क्या होता है, सेकेंडरी कलर होता है, जिसको द्वितीय कलर भी कहा जाता है। अगर हम तीनों प्राइम कलर को अगर मिलाएंगे, तीनों प्राइम कलर को अगर मिला देंगे तो कैसा कलर हमको मिलेगा, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर हम रेड को, ब्लू को और ग्रीन को अगर तीनों एक जगह हम फोकस करते हैं तो बताना है कि किस तरह का कलर यहाँ पर क्रिएट हुआ, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि ये जो दे रखा है इसमें एच आर किसके लिए, एच आर का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 होगा, हॉरिजॉन्टल रूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ टोटल 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, जिसमें 50 आपका जीके हो गया और 25 आपका साइंस हो गया। बाकी 75 क्वेश्चन जो बचा जिसमें आपका 50 रीजनिंग हो गया, 25 क्या हो गया आपका मैथ, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप सीधे टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।